नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आज बात कर्नाटक के उस मंच की जहां से सियासत ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उसी मंच से कई सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि यूपी की सियासत में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उस मंच से नदारद था। इसके साथ ही आपको बताएंगे 2000 के नोट पर सियासत में कैसे मुद्दों को बंडल उछाले जा रहे हैं, और इन सबके अलावा हिंदू आबादी पर सियासी अलार्म की भी बात होगी। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ समारोह के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मंच से विपक्षी एकता का मैसेज भी देने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने विपक्ष की डगर में सवालों के रोड़े खड़े कर दिए। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के शपथ ग्रहण की ये तस्वीर सियासी लिहाज से मामूली नहीं है। मौका भले ही सिद्धारमैया सरकार के आकार लेने का है, लेकिन इस मौके को कांग्रेस ने अपने लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। कर्नाटक में जीत की संजीवनी लेकर कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी भले ही पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, लेकिन उसकी मौजूदगी को दरकिनार करना आसान नहीं है। इसका इशारा राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किया भी। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। लेकिन विपक्षी एकता वाली जिस दीवार को भाजपा के विजय रथ के सामने खड़ा करने की योजना बनाई गई थी, मंच पर वो दरार साफ साफ दिखाई दे रही थी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने 19 दलों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 18 दल शामिल हुए। अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो वो थी समाजवादी पार्टी। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूरी मेंटेन करना ही मुनासिब समझा। हाँ, ममता बनर्जी ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को जरूर भेजा, लेकिन अखिलेश तो पूरी तरह से गच्चा दे गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुल 19 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिनमें से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को आमंत्रण भेजा गया था। 19 दलों को आमंत्रण भेजने के बाद अगर बात करें तो आज शपथ ग्रहण समारोह में 18 दल के नेता शामिल हुए और एकमात्र समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुआ। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो पहले भी कांग्रेस की तरफ से उनको भारत जोड़ो यात्रा पे आमंत्रण मिला था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। और इसी की कड़ी में अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस से किनारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश के सहयोगी जयंत सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में देर से ही भले लेकिन पहुंचे जरूर। तो सवाल है कि जयंत चौधरी की मौजूदगी और अखिलेश की गैर मौजूदगी के मायने क्या है। जयंत चौधरी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज वो बेंगलुरु पहुंचे, जहां पे सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया था। चूंकि अगर बात करें तो मायावती और कांग्रेस के रिश्ते लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मायावती ने गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब नहीं दिया था। और बाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने मायावती के साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया गया था। कर्नाटक के सियासी संग्राम में बसपा के लिए अपना पराक्रम दिखाने वाली मायावती को उस मंच के लिए न्योता नहीं आया था, जहां के लिए अखिलेश को निमंत्रण गया था। लिहाजा शपथ ग्रहण के चंद मिनटों के बाद ही मायावती ने 2 ताबड़तोड़ ट्वीट किए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया,
किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया था। जाहिर है कर्नाटक में सरकार ने आकार तो ले लिया, लेकिन सियासत के अभी और कई प्रकार देखने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और शासन की दोस्ती में यकीन रखते हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी के ये दोनों रूप साफ तौर पर नजर आए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी मंदिर में प्रतिदिन चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इन दोनों अनुष्ठानों की पूर्णाहुति रविवार को होगी, जिसकी पूर्णता पर मुख्यमंत्री बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मंदिर परिसर में बने नए मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और लोगों की फरियाद सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में बिल्कुल भी देर नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीयता पूर्वक बात की और उनके पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विपक्षी एकता की दिशा में कांग्रेस का पहला प्रयोग बहुत सफल होता नहीं दिखा। बिहार, झारखंड के मुख्यमंत्री समेत 18 दलों के नेता मंच पर आसीन हुए, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मंच से दूर दिखाई दिए। जाहिर है इसे कांग्रेस से परहेज बनाए रखने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने शपथ ले ली। सिद्धारमैया सीएम बने तो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम। 2024 के चुनाव से पहले सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। मंच पर महाजुटान भी हुआ, लेकिन मंच से विपक्ष के कई बड़े चेहरे नदारद दिखे। ममता बनर्जी खुद नहीं आई, प्रतिनिधि को भेजा। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं गए। बसपा प्रमुख मायावती को न्योता नहीं गया। उद्धव ठाकरे भी नहीं दिखे। कुल मिलाकर विपक्षी एकता की दिशा में कांग्रेस का पहला बड़ा प्रयोग उतना सफल नहीं दिखा। अब आप 5 साल पहले यानी 2018 की तस्वीर और 2023 की तस्वीर को एक साथ देखिए, फर्क साफ साफ नजर आएगा। 2018 में एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्षी एकता का मंच बना था। मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अजीत सिंह, शरद पवार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, मायावती, अखिलेश यादव, एन चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज विपक्षी नेता मौजूद थे। 2019 के चुनाव से पहले आई इस तस्वीर ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता पर मुहर लगा दी। 5 सालों बाद सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में भी वैसा ही कुछ दोहराने की कोशिश थी, लेकिन ये हो ना सका। इस बार कई दलों के बड़े नेता गायब रहे। विपक्षी एकता की ताजा तस्वीर भाजपा के लिए सुकून भरी है। इस तस्वीर में भाजपा को 2024 में अपने लिए बड़ी जीत नजर आ रही है। इनको जहां मौका परस्ती है, इनका जहां इनको लाभ दिखता है वहां चले जाते हैं। कांग्रेस में भी चले जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारे लोग मिलकर यदि चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारा
रास्ता और आसान हो जाएगा, हमारी राह और आसान हो जाएगी। हमने जो लक्ष्य रखा है 80 लोकसभा का, वो और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जिस मंच पर अखिलेश को मौजूद होना था, उस मंच से अखिलेश ने दूरी बना ली, लेकिन अखिलेश के साथ जयंत उस समारोह के गवाह बने जहां से विपक्षी एकता के दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल है कि दोनों साथियों का ये अलग अलग स्टैंड क्यों? भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसे दोनों नेताओं के तालमेल का उदाहरण बताया है। अखिलेश नहीं जा रहे हैं ये और जयंत जा रहे हैं, तो इसी से समझ लो कि जिन लोगों का गठबंधन है उनके अंदर भी मतभेद है। जाहिर है इस वक्त विपक्षी मोर्चा के दो धड़े, एक कांग्रेस के साथ तो दूसरा कांग्रेस के बगैर। शायद कांग्रेस से अखिलेश की दूरी वाली सियासत कांग्रेस के बगैर वाली मोर्चे के नजदीक नजर आ रही है, क्योंकि सपा का प्लान 2024 में कुछ और है। सभी गैर भाजपाई दलों से मिलकर के केंद्र में सरकार बनाई जाएगी। हम लोगों की ये कोशिश है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो। हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। लोकसभा चुनाव में महज साल भर बचे हैं। कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी होगी या फिर बिखरा विपक्ष उसे उसके हाल पर छोड़कर नई राह पर चलेगा? इन सवालों का जवाब अभी काल के गर्भ में है। बावजूद इसके कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक की तरह 2024 में भी वो अपने दम पर एक बार फिर मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब होगी। जहाँ तक हम लोग की बात है तो हम लोग तो इसी मंतव्य के हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर के इस देश विरोधी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, ताकि एक बार हमारा देश पुनः अमन चैन शांति से आगे बढ़ सके। दावे बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन 2024 की डगर विपक्ष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सभी दलों का दिल मिलेगा। कर्नाटक की इस तस्वीर के बाद प्रश्न और बड़ा हो चुका है। तो दूसरी तरफ अगर ऐसा हो भी गया तो विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नेतृत्व का सवाल है कि कौन होगा विपक्ष का चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी विजन। आरबीआई ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने का ऐलान किया। इसके बाद सियासत का पारा हाई हो गया। विपक्ष ने बिना देर लगाए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो भाजपा की तरफ से भी जवाब मुंह तोड़ाया। काली कमाई पर गुलाबी हमला, नोटबंदी को विपक्ष कहे जुमला। 2000 नोट को बैन करने का फैसला जैसे ही लोगों को पता चला, आम लोगों के मन में लाखों सवाल थे, लेकिन सियासत के हाथ नोटों की शक्ल में मुद्दों का बंडल मिल गया। लिहाजा आरबीआई के फैसले के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। अखिलेश के इस ट्वीट ने सियासत का पारा चढ़ा दिया। भाजपा की ओर से भी अखिलेश को करारा जवाब मिला। बहुत स्वागत योग्य कदम है ये। आतंकवाद, निश्चित तौर से नींद उड़ गई है उन लोगों की जो आतंकवाद को पैसा दे रहे हैं बढ़ावा के लिए, जिनके तहखानों में 2000 के रुपए डंप हैं, जो ब्लैक मनी जिनके घर में है, और रिश्वतखोरों के ऊपर, क्योंकि बड़ा नोट ही शायद उनको रिश्वत में मिलता होगा, उनकी नींद उड़ी हुई है। फ़र्क पड़ रहा है, नींदें उड़ गई हैं जिनके तहखानों में 2000 के रुपए हैं, जो सीए केवल इसलिए रखते हैं कि काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, काला सफ़ेद करने के लिए। आम आदमी बहुत खुश है। भाजपा की ओर से विपक्ष पर सिर्फ वार ही नहीं, बल्कि आरबीआई के फैसले के पीछे का तर्क भी समझाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे, उस पर भी लगाम लगेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 की नोट किसी के पास है, वह उसकी नोट
कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। अखिलेश के बाद सपा नेता एक सुर में 2000 रुपए के नोट के चलन को रोकने का विरोध कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि बंद करना था ही तो फिर चलाया ही क्यों था। अच्छा, बंद करने की क्या आवश्यकता थी? और 1500 और 1000 नोट की जगह 2000 का बनाने की क्या आवश्यकता थी? ना करप्शन घटा है और ना ही नोटबंदी होने के बाद में रोजाना आप देखिए कि जहाँ किसी बड़े नेता को देखो, भाजपा के नेता को देखो, कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं 500 करोड़ एक एक घर से निकल। 2000 नोट का चलन सरकार के खुद का फैसला था। जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला आज हुआ था, लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे। ये इस बात को दर्शाते हैं, जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से 2000 का नोट आज बंद हुआ है, सरकार की विश्वसनीयता को लेकर जिस तरह से कई बार फैसले बदले हैं, सरकार पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। जाहिर है सियासत तो सहूलियत के हिसाब से बयान देती है, लेकिन 2000 रुपए के नोट पर बैन के फैसले को जनता कैसे लेती है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। 2000 का नोट नहीं बनाना चाहिए, तो ये था जो पहले 500 का और 1000 का नोट था वही फसलन में रहना चाहिए। 2000 का नोट नहीं बनना चाहिए। 2000 का नोट काफ़ी कम लोगों पे था। जो जमाखोर हैं, मार्केट में ब्लैक मनी है, वो मार्केट में आएगी, व्यापार बढ़ेगा और जो जमाखोर हैं उस पर लगाम लगेगी। देखिए, सीधी बात है, वैसे डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, लेकिन 150 करोड़ लोगों का पैसा जो है कुछ चुनिंदा ही ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के पास इकट्ठा है, तो फर्क पड़ेगा तो उन्हें पड़ेगा। आम जनता को पहले भी नहीं पड़ा, आज भी नहीं फर्क पड़ेगा। आम पब्लिक का जिससे पूछोगे आप, उसमें से कोई भी नहीं कहने का हम पे फर्क पड़ना, ना व्यापारी पे फर्क पड़ना, जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है नंबर 2 की, उन पे फर्क पड़ेगा। 2000 रुपए के नोट पर सियासत हाय तौबा मचा रही है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन 2000 के नोट लीगल टेंडर अभी भी बने रहेंगे। 23 मई से 30 सितंबर के बीच नोटों को लोग बैंकों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। ये सुविधा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसों में भी रहेगी। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक ही बदले जा सकते हैं। आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। 2000 रुपए का नोट बदलवाने में कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जाहिर है जब आरबीआई ने फैसला लिया है तो सहूलियत भी दी है, जिसके लिए आपके पास पर्याप्त वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फिल्म दी केरला स्टोरी के बहाने अब हिंदू आबादी के घटने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने को लेकर बहस शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह से उस दावे से हुई है जिसमें उन्होंने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ ही यूपी के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ने का जिक्र किया। राजेश्वर सिंह के दावे पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। द केरला स्टोरी पर धर्म युद्ध का नया चैप्टर। फिल्म वाली सियासी लड़ाई हिंदू मुस्लिम आबादी पर आई। धर्मांतरण के जाल और आतंकी कनेक्शन पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी बैन वाली सियासत का चैप्टर बंद हुआ है, तो भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म के बहाने घटती हिंदू आबादी और बढ़ते मुस्लिम पॉपुलेशन का मुद्दा छेड़ दिया है। दावा है कि आजादी से लेकर अब तक बीते 75 सालों में हिंदू आबादी का ग्राफ गिरा है, जबकि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। राजेश्वर सिंह के मुताबिक 1951 में यूपी में हिंदू आबादी 85.52% थी, जो 2011 की जनगणना में 79.73% तक पहुंच गई। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिनके जरिए राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर में हिंदू आबादी 50% तक पहुंच गई। इन आंकड़ों पर राजेश्वर सिंह ने चिंता जताई है। बीजेपी के सरोनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म के बहाने पूरे देश में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत कई ऐसे ज़िलों का जो है जिक्र किया है जहां पर इस तरह की बात सामने आई है, इस तरह के कई मामले सामने आए। नहीं, आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि मुस्लिम, जैसे उन्होंने राजेश्वर सिंह जी ने कहा है, आबादी की बात कही है, ये तो कटु सत्य है, ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था तो हिंदुस्तान में तब 10 करोड़ मुस्लिम की संख्या थी 15 अगस्त से पहले। उसके बाद बंटवारे में 3 करोड़ मुस्लिम यहाँ रहा और 7 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज बन गया पूर्वी पाकिस्तान उसमें गया। वो आज 7 के 30 हुए हैं और हमारे यहाँ 3 के 25 हो गए। राजेश्वर सिंह का तो समर्थन कर, उन्होंने सही बात कही है। राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि आज़ादी के बाद से केरल में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। दावा है कि 1901 की जनगणना में केरल में हिंदू आबादी 68.5% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 17.5% थी, जबकि 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी घटकर 54.9% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 26.6% हो गई। राजेश्वर सिंह ने इन आंकड़ों के साथ आतंकी संगठन ISIS के केरल से लिंक होने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला दिया है। राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू आबादी घटने का दावा किया है। राजेश्वर सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1947 में मुस्लिम आबादी 19.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। दावा है कि साल 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 25.9% रही। वहीं इस समय तमिलनाडु में 21.36% की रफ्तार से मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई। इन आंकड़ों के जरिए राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर चुभने वाला निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि इसी वजह से दोनों राज्यों की सरकारों को फिल्म द केरला स्टोरी पर आपत्ति है। राजेश्वर सिंह का आरोप है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से घटी है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन तुष्टीकरण वाले एजेंडे के तहत फिल्म द केरला स्टोरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह के आरोप पर कांग्रेस नेता अजय राय ने तीखा पलटवार किया। अब वो उनकी अपनी सोच है। अब वो सोच जब वो फिल्म दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को अब वो सावरकर के उस दिन जन्मदिन के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से ये प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं। जाहिर है भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सियासत में हिंदू मुस्लिम आबादी का जो पन्ना पलटा है उस पर घमासान मचना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।